नमस्कार। अमन गुप्ता टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के एक बहुत ही खास और जरूरी अध्याय 9वें अध्याय पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है खुड्डाक चतुष्पादो अध्यायः। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स BAMS फर्स्ट प्रॉफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चैप्टर मैं कहूँगा कुक्की क्वांट्रक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इससे सवाल आते ही आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना आगे चलकर काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे, फिर चिकित्सा के उन 4 स्तंभों की बात करेंगे जिन पर पूरा आयुर्वेद टिका है। इसके बाद हर एक स्तंभ के क्या क्या गुण होने चाहिए उसे जानेंगे, और फिर देखेंगे कि इन सब में वैद्य को ही सबसे प्रमुख क्यों माना गया है, और आखिर में चिकित्सा का असली सार क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अध्याय को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को समझना चाहिए। नाम में ही अक्सर पूरी कहानी छिपी होती है। तो नाम है खुड्डाक चतुष्पाद। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। खुड्डाक का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त, मतलब ब्रीफ, और चतुष्पाद का मतलब है 4 पैर या 4 स्तंभ। तो नाम से ही साफ है, इस चैप्टर में आचार्य चरक हमें संक्षेप में लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीके से ट्रीटमेंट के उन 4 फंडामेंटल पिलर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके बिना कोई भी इलाज सफल नहीं हो सकता। तो अब सीधे आते हैं इस चैप्टर के हार्ट पर। ये चतुष्पाद आखिर हैं क्या? कौन है वो 4 पिलर्स जो किसी भी सक्सेसफुल हीलिंग की नींव रखते हैं? ये जो श्लोक स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इस पूरे चैप्टर की नींव है, इसका आधार है। ये कहता है भिषक यानी डॉक्टर, द्रव्य यानी दवाइयाँ, उपस्थाता यानी नर्स या केयरगिवर, और रोगी यानी पेशेंट। यही हैं चिकित्सा के 4 पाद। और जब ये चारों अपने अपने गुणों से भरे होते हैं, तभी कोई भी बीमारी ठीक होती है। तो ये हैं वो 4 स्तंभ। पहला भिषक यानी वैद्य, जो ट्रीटमेंट का कैप्टन है। दूसरा द्रव्य यानी औषधि, जो वैद्य का सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा उपस्थाता यानी नर्सिंग स्टाफ, जो देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और चौथा खुद रोगी, जो इस पूरी प्रक्रिया का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि ये 4 स्तंभ कौन हैं, पर अब और गहराई में उतरते हैं और एक एक करके इनके गुणों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 2 से, वैद्य और औषधि। क्या है जो एक डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर और एक दवा को असरदार दवा बनाता है? ये श्लोक एक आदर्श वैद्य के वो 4 गुण बताता है जो उसे सिर्फ एक डिग्री होल्डर से एक कामयाब चिकित्सक बनाते हैं। यहां सबसे मजेदार बात है थियोरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस। एक तरफ है श्रुते पर्यवदात्वम यानी शास्त्रों का, किताबों का गहरा ज्ञान, तो दूसरी तरफ है बहुशो दृष्ट कर्मता यानी बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सिर्फ किताबी कीड़ा होना काफी नहीं है, और न ही सिर्फ अनुभव। इन दोनों के साथ चाहिए दाक्षम यानी स्किल और तेजी से फैसले लेने की क्षमता, और शौचम यानी मन, शरीर और अपने काम में पूरी तरह से पवित्रता। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी औषधि पर। भाई, वैद्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके हथियार ही ठीक नहीं तो वो लड़ाई कैसे जीतेगा? तो ये श्लोक एक आदर्श औषधि के गुणों के बारे में बताता है। जरा सोचिए, एक अच्छी दवा में क्या होना चाहिए? पहला, बहुता, मतलब वो आसानी से मिल जाए, उसकी अवेलेबिलिटी हो। दूसरा, योग्यत्वम, वो सही बीमारी के लिए हो। तीसरा, अनेक विध कल्पना, उसे अलग अलग रूपों में जैसे पाउडर, काढ़ा या टैबलेट बनाया जा सके। और सबसे जरूरी, संपत, यानी वो पोटेंट हो, असरदार हो, अपने गुणों से भरपूर हो। तो वैद्य और औषधि की बात तो हो गई, पर यह गाड़ी सिर्फ 2 पहियों पर नहीं दौड़ सकती। अब बात करते हैं बचे हुए 2 सबसे जरूरी स्तंभों की, परिचारक और रोगी की। ये श्लोक हमें बताता है एक आदर्श नर्स या केयरगिवर के गुणों के बारे में, और उनका काम सिर्फ दवा खिलाने तक ही नहीं होता। एक अच्छे परिचारक में उपचारज्ञता यानी नर्सिंग की नॉलेज और दाक्षिण्य यानी अपने काम में कुशलता, ये तो होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत खास बात कही गई है, अनुराग, मतलब मरीज के प्रति स्नेह और एम्पैथी का भाव। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सेवा है। और चौथा गुण है शौचम यानी साफ सफाई, जो हीलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब आते हैं आखिरी लेकिन बेहद जरूरी स्तंभ पर, रोगी। जी हां, इलाज की सफलता में रोगी का खुद का बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसा कि ये श्लोक बताता है। एक अच्छे रोगी में भी 4 गुण बताए गए हैं। पहला है स्मृति, अच्छी याददाश्त, ताकि वो अपनी बीमारी की पूरी हिस्ट्री सही सही बता सके। दूसरा,
निर्देशकारित्वम, मतलब डॉक्टर की हर बात मानना, उनके निर्देशों का पालन करना। तीसरा, अभिरुत्वम, यानी इलाज के दौरान निडर रहना। और चौथा, ज्ञापकत्वम, अपनी तकलीफों को, अपने सिम्टम्स को साफ साफ बता पाने की काबिलियत। अच्छा, तो अब तक हम चारों स्तंभों और उनके गुणों को समझ चुके हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या ये चारों बराबर के इंपॉर्टेंट हैं या इनमें से कोई एक ज्यादा अहमियत रखता है? इस सवाल पर आएं उससे पहले एक बड़ी ही दिलचस्प बात। हर स्तंभ के 4-4 गुण हैं, तो कुल मिला के हो गए 16 गुण, और इसी को षोडश कला से संपन्न चिकित्सा कहते हैं। जब ये सभी 16 गुण मौजूद होते हैं तभी एक आदर्श इलाज संभव हो पाता है। तो इन सब में प्रधान कौन है, लीडर कौन है? चरक संहिता बहुत साफ कहती है, वैद्य। वैद्य ही सबसे प्रमुख है। क्यों? क्योंकि वैद्य ही तो बाकी तीनों स्तंभों को डायरेक्ट करता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छा बावर्ची साधारण सी चीजों से भी एक शानदार पकवान बना लेता है, ठीक उसी तरह एक गुणी वैद्य बाकी तीनों का सही इस्तेमाल करके रोगी को ठीक कर देता है। उसके ज्ञान के बिना दुनिया की सबसे अच्छी दवा और सबसे अच्छी देखभाल भी बेकार हो सकती है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर आ गए हैं कि आखिर ये जो शब्द है चिकित्सा, इसका असली मतलब क्या है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है। आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा का मतलब सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है। चिकित्सा वो है जिसके द्वारा शरीर की बिगड़ी हुई धातुएं वापस अपने बैलेंस स्टेट में आ जाएं, अपनी समअवस्था में आ जाएं। इसी धातु साम्य को वापस लाना ही चिकित्सा का, एक वैद्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? सार ये है कि अच्छी सेहत सिर्फ एक गोली या एक जड़ी बूटी खाने से नहीं मिलती। ये एक टीम एफर्ट है। एक काबिल वैद्य, एक असरदार दवा, एक दयालु और कुशल परिचारक और एक सहयोगी रोगी, जब ये चारों एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं तभी आरोग्य मिलता है, तभी हीलिंग होती है। उम्मीद है कि इस चैप्टर का ये पूरा विश्लेषण आप सबके लिए फायदेमंद रहा होगा। इस अध्याय के बारे में आपके क्या विचार हैं और अगला कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं, ये नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।